चलो बस अब तो पिज़्ज़ा छूटा। उसके बाद 10-15 का गैप लेने के बाद में अगर आपको वापस से उसी चीज़ के लिए लगना होता है तो काफ़ी ज़ोर आता है, बहुत सारी परेशानी आती है। तो इस बार भी एंजाइटी थी, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हार्ट बीट बहुत ऊपर हो गई, पर फिर भी धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए और फिर मैंने अपना पूरा पोटेंशियल इस अटैम्प्ट में देने का ट्राई किया। स्टूडेंट्स को उनके लेवल के हिसाब से ट्रीट नहीं किया। जो टॉपर बच्चे हैं उनको तो आगे किया जा रहा है, जो पीछे वो वैसे पीछे होते जा रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट आपका पढ़ने वाला है तो आप पढ़ोगे, ऑब्वियसली आप देखो कि ये भी पढ़ रहा है तो मुझे पढ़ना चाहिए, एज अ रोल ऑफ कॉम्पिटिशन। बट घर पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर पे अकेले रहकर पढ़ पाते हैं। कुछ महीने पहले पूरा देश एक ही सवाल कर रहा था कि क्या नीट फिर से होगा। बहुत सारे सवाल थे, अनिश्चितता थी, टेंशन थी, लेकिन आज वो सवाल छुप सा गया है। आज सिर्फ स्क्रीन पर एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो है रिजल्ट। हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज़ मी आरजे ग्रेसी और एक बार फिर से नीट 2026 के अंदर प्रिंस एडू हब ने बहुत ही शानदार रिजल्ट्स के साथ ये जो रैंक है वो हासिल की है और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। चलिए उन्हीं की जुबानी जानते हैं, उनके संघर्ष की कहानी, उनसे जानते हैं कि ये रिजल्ट विश्वास के साथ कैसे इतना शानदार जो है वो आप लेकर आए हो। हेलो एवरीवन एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो आया है। मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपना नाम, कहाँ से आप हैं और क्या आपकी रैंक रही है वो एक बार बताएं। मेरा नाम पंकज कुमार सैनी है। मैं सीकर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने रीनीट 2026 में 677 मार्क्स प्राप्त किए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 338 है। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम पंकज यादव है, मैं सीकर राजस्थान का रहने वाला हूँ। रीनीट 2026 में मेरे 672 मार्क्स हैं और 449 रैंक। जी, नेक्स्ट। जी, मेरा नाम शिवम चौधरी है, मैं चौमुजप का रहने वाला हूँ। मेरी रीनीट के अंदर 641 रैंक है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभिनव त्रिवेदी। मैं दौसा का रहने वाला हूँ एंड आई स्कोर्ड 662 मार्क्स इन रीनीट 2026 एंड माय रैंक इज़ 814। क्या बात है। सो अभी तो आप बहुत ऐसे खुशी जो है वो महसूस कर रहे होंगे क्योंकि जब नीट का रिज़ल्ट आया था और उसके बाद ये पता चला कि एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो चुका है और उसके बाद आपने रीनीट दिया और उसके बाद ये शानदार रिजल्ट्स आप सभी के सामने हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो पहले से तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब एक वापस मौका मिला, उसके वजह से और अच्छा स्कोर कर पाए, खुद के पोटेंशियल को और हमने ग्रास्प करने का ट्राई किया है। जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी शिवम, आप मुझे ये बताइए कि जब पहली बार स्क्रीन पे आपने अपना रिजल्ट देखा, वो इमोशंस कैसे थे, कैसा महसूस किया आपने? देखिए, पहली बार रिजल्ट देते तो खुशी तो बहुत होती है, वो बता तो कह सकते हैं। बता तो कैसे सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट किया था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था। पहले वाला तो रिजल्ट ही नहीं आया, एग्जाम हुआ था और उसके बाद पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया था। उस वक्त डीमोटिवेशन फील हुआ था? हाँ, एक बार आप ऐसे सोच लेते हो कि चलो बस अब तो पिज़्ज़ा छूटा। उसके बाद 10-15 का गैप लेने के बाद में अगर आपको वापस से उसी चीज़ के लिए लगना होता है तो काफ़ी ज़ोर आता है, बहुत सारी परेशानी आती है, फिर 5-7 दिन लगते हैं सेटल होने में। तो वो रिदम वापस बनाने में कितना समय गया? 5-7 दिन लगे थे पीसीबी में आने के बाद। पीसीपी में आने के बाद 5-7 दिन का समय जो है वो लगा था। हाँ जी, अगला सवाल मैं पंकज से पूछना चाहूँगी। पंकज, ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना इतना आसान नहीं था। हो सकता है रीनीट को थोड़ा टफ बनाया गया हो, थोड़ा हार्ड एग्ज़ाम इसको बनाया गया हो। सो कैसी तैयारी रही आपकी? कैसे क्या शेड्यूल रहता था आपका? शेड्यूल वही जो कोचिंग ने प्रोवाइड कर रखा था उसी पे चलते रहे। सेल्फ स्टडी रोज़ लगातार होती थी, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, ना पीछे वाले करने देते हैं, तो उस हिसाब से तैयारी बहुत अच्छी हुई। तैयारी बहुत अच्छी हुई। स्केड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो क्या मॉर्निंग रूटीन रहता था आपका, देन इवनिंग तक क्या रूटीन रहता था? क्लासेस के टाइम पे तो मतलब सुबह क्लासेस लगती थी, शाम को सेल्फ स्टडी हो जाती थी, और जब AIT से स्टार्ट हुए उसके बाद मतलब सुबह पेपर होता था, जैसे बायो बूस्टर वगैरह हो गए, उसके बाद बीच में सेल्फ स्टडी है, फिर शाम को और पेपर होते थे। जी, पंकज, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि जो भी आप एग्ज़ाम देते हो, कुछ भी आप करते हो, उसके पीछे एक पर्सनल सपोर्ट जो है वो आपको चाहिए होता है। उस सपोर्ट के थ्रू ही आप जो है वो एक अच्छी रैंक या एक अच्छा अचीवमेंट जो है वो हासिल कर सकते हो। इस पूरी जर्नी में आपको किसने सबसे ज़्यादा हेल्प किया? इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे पेरेंट्स ने की और टीचर्स का भी काफ़ी योगदान रहा। टीचर्स ने भी जब नीट कैंसिल हो गया तो फिर मोटिवेट किया कि इसमें अब आगे आने वाले में और भी अच्छा कर सकते हैं, ये अपने लिए गोल्डन चांस है।
और मम्मी पापा ने भी यही कहा कि डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे अपन और भी अच्छा करेंगे। पढ़ने का तरीका आपने बदला था रीनीट जब आई थी तब, या फिर वही मॉडल पेपर्स या वही सब सॉल्व किया? नहीं, थोड़ा बहुत चेंज किया था उसमें कि जो वीक टॉपिक थे और जो गलत हो गए थे मेन एग्ज़ाम में, उनको दोबारा से अच्छा किया, जो गलतियां थी उनको सुधारा। जी, तो अगला सवाल अभिनव मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं तो आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, कैसे इमोशंस थे, क्या फील कर रहे थे, कैसी रैंक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो पहला जो अटैम्प्ट था वो मेरा 12th के साथ था, नीट का, और उसमें थोड़ा एंजाइटी ज़्यादा थी क्योंकि पहली बार हम एग्ज़ाम दे रहे थे। हालांकि यहाँ बहुत टेस्ट हो चुके थे, पर एक जो एनवायरनमेंट होता है वो नीट का अलग ही होता है, अलग ही फील होता है। वो अलग अलग जगह जाके आप अपना पेपर दे रहे हो, आपके चारों ओर अलग बच्चे हैं, तो उससे बहुत एंजाइटी भी होती है। तो मैं पेपर के 1 घंटे पहले तक तो बहुत नॉर्मल था, पर जब पेपर का टाइम बढ़ने लगा तो धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ने लगी थी। उसकी वजह से मेरे पहले अटैम्प्ट में, मतलब जो नीट हमारा मेन पहले वाला था, उसमें मेरे 2-3 सवाल सिली मिस्टेक भी बहुत हुई है और एक OMR भी गलत हो गई थी मेरी। मतलब एंजाइटी के कारण बहुत दिक्कतें आई थी। पर जैसे इस बार वाला अटैम्प्ट देखें तो इस बार भी एंजाइटी थी, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हार्ट बीट बहुत ऊपर हो गई, पर फिर भी धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए और फिर मैंने अपना पूरा पोटेंशियल इस अटैम्प्ट में देने का ट्राई किया। तो कभी कभी एंजाइटी के कारण भी, अगर प्रिपरेशन अच्छी हो तो एंजाइटी के कारण भी आप जो है वो रह सकते हो। बहुत रह सकता है अगर आपको पूरा भी आता है, पर अगर उस दिन पेपर में आपके एंजाइटी के कारण आप कुछ चीज़ को कुछ और पढ़ रहे हो या फिर आप कुछ भी उसको मतलब उसको समझ गलत रहे हो आप, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। उससे आपके मार्क्स आराम से कट सकते हैं, जैसे आपने कितनी तैयारी कर रखी हो। तो एक टॉपर एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए क्या मैसेज देगा? जैसे जो लोग भगवान में मानते हैं, जैसे मैं मानता हूँ, तो आप उनका नाम ले सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो। लोग कहते हैं बहुत मेडिटेट कर सकते हैं, पर इसको करना इतना आसान भी नहीं होता। पर जिसको आता है करना, तो वो आराम से मेडिटेट करके खुद को लो कर सकता है, आराम से उसको जो लो लेवल्स पे ला सकता है। और आप जैसे पानी पीने से स्ट्रेस बहुत कम होता है। और चीज़ें आप जो अपना फ्यूचर है उसको आप इमेजिन करते हो, कैसा अच्छा फ्यूचर है मेरा, उसको आप देख सकते हो, तो उससे आपको और एनर्जी मिलती है और आप और स्टेबल हो सकते हो। ये कहा जा सकता है कि रीनीट आपके लिए गोल्डन चांस की Yes. तरह आई थी। बहुत से लोगों को ये लगा था, या बहुत से लोगों को ये भी फील हुआ था कि शायद अब जो है वो हम छोड़ देंगे, हम जो है वो अब नीट नहीं करेंगे। और लेकिन जिन्होंने इसको समझा, उन्होंने ये जाना कि कैसे हम जो है वो इसको गोल्डन चांस की तरह यूज़ कर सकते हैं और इतनी अच्छी रैंक जो है वो अचीव कर सकते हैं। शिवम, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब रीनीट को वापस से अनाउंस किया गया कि रीनीट एग्ज़ाम होगा, तब जैसा कि आपने कहा कि एक बार के लिए वापस से मुझे फील आया कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो जब आप डीमोटिवेट हुए थे, उस डीमोटिवेशन को हटाने के लिए आपने क्या क्या किया? उसको हटाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद जब पीसीबी में आए, तो पीसीबी में आते ही सब टीचर्स वगैरह सब ऐसे बोलने लगे कि ये रीनीट आपके लिए चांस है, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। और फिर उन्होंने बस सेपरेट एनवायरनमेंट दे दिया। वो 2-3 घंटे विजिट करते रहते थे, हर बार मोटिवेट करते रहते थे, और बस कि आपको अब ऐसे पढ़ना है, अब ऐसे पढ़ना है, ऐसे एक बात भी बताते थे। जी, जैसे पीसीबी में आपने पढ़ाई किया, ठीक है, सो उस वहाँ का स्टडी कल्चर कैसा है और कैसे आप पढ़ाई करते हो? क्या क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व करते हो? कितने क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हो? इन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये क्वेश्चन पेपर तो इतने सॉल्व होते हैं कि कोई गिनती नहीं है। पीसीबी में इतने पेपर लगते हैं कि उनकी गिनती नहीं है। बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं करने को। आपके मेंटोर कौन रहे? हमारे मेंटोर आशिफ सर। जी, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि आपका रूटीन क्या रहता था, कितने क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते थे, कौन सा सब्जेक्ट में आप वीक थे और कब आपको फील हुआ कि नहीं मुझे इस पर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है? एक टॉपर अगर किसी को एडवाइस करे पढ़ने की तो वो कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना वेल प्लान शेड्यूल बनाना है कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। वो पूरा दिन का आपको शेड्यूल बनाना है। उसके बाद में फिर आपको रेगुलर पढ़ना है हर सब्जेक्ट को। फिर आपको अपनी कमियाँ ढूंढनी है कि मेरा कौन सब्जेक्ट वीक है। जैसे मेरे स्टार्टिंग में बायो वीक था, तो फिर आपको उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उनके जो टीचर्स हैं उनसे मिलना है, उनसे वो टॉपिक समझना है, क्वेश्चन क्लियर करने हैं। ऐसे वगैरह आप करके उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सब्जेक्ट को। जी, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट आपके लिए वीक हो सकता है तो आप उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को, जिस क्वेश्चन को आप इग्नोर करोगे वो स्पेशली क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जितना भी आप पढ़ रहे हैं बहुत ही सीरियस होकर पढ़ाई करें।
अगला सवाल मैं पंकज से पूछना चाहूँगी। पंकज, डीमोटिवेशन होता है, आप समझते हो कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाहर के पेपर भी लेके आते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो जो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा था वो इनफ था पढ़ने के लिए? मोर देन इनफ था। मोर देन इनफ था। क्या क्या सॉल्व करते थे आप? मतलब उसमें पहले तो AITS में सारे क्वेश्चन हो गए थे नीट लेवल के, तो फिर जब लगा कि रीनीट टफ भी आ सकता है तो JEE वाले पेपर भी करवा दिए गए, JEE के PYQ भी हो गए। फिर उसके बाद लास्ट में जब टाइम बच गया तो नीट के PYQ वगैरह सारे क्वेश्चन हो गए लगभग। एक टॉपर को कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है? घंटे तो बता नहीं सकते, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हाँ आज इतने चैप्टर करने तो उतने हो जानी चाहिए। मतलब अच्छा, एक खुद ही के मन में एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि इस पेपर को आज सॉल्व करना है, इस टॉपिक को आज सॉल्व करना है। वो अगर आपके माइंड में हो तो अपने आप सॉल्यूशन जो है वो निकल आते हैं। जी पंकज, आप मुझे ये बताओ कि प्रिंस एडू हब की ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी प्लानिंग है जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया? यहाँ का डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगा और कंसिस्टेंसी भी लगातार बनाई रखी जाती है। सेल्फ स्टडी में रेगुलर बच्चों को भेजा जाता है और यहाँ का मैनेजमेंट उस हिसाब से मतलब बच्चों को प्रॉपर समझ में आ सके। अगर बच्चा कोई भटक रहा है इधर उधर तो उसको सही रास्ते पे ले आते हैं। जी, तो एक सही डिसिप्लिन अगर हो तो अपने आप मंजिलें जो है वो मिल जाती है। अगला सवाल मैं अभिनव से पूछना चाहूँगी। अभिनव, ऐसा हॉस्टल लाइफ में रहे हैं आप, और हॉस्टल लाइफ ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। सो बीइंग अ स्टूडेंट, आपने क्या एक्सपीरियंस किया या ऐसी कौन सी चीज़ है जो लाइफ टाइम आपके साथ चलेगी? मैम लाइफ टाइम तो ऐसे है कि जैसे हमारे जो हॉस्टल्स थे वो मोबाइल फ्री कैंपस थे, तो वहाँ पे हमारे पास मोबाइल नहीं होता, पर जैसे स्ट्रिक्टनेस भी है, पर फिर भी हम दोस्त सारे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते जिससे हम लोग खुश रहें और एक दूसरे को जान पाए। उससे हमें नए नए लोगों के बारे में पता चला कि कैसे कल्चर के लोग कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे में बस राजस्थान ही नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बहुत बच्चे आते हैं। जी, तो उसकी वजह से अलग अलग जो कल्चरल है उनके बारे में पता चला। और जैसे 10th तक मेरे पास, मैं घर पे ही पढ़ता था 10th में, 10th तक मेरे पास फ़ोन था, तो उसकी वजह से पढ़ाई बहुत कम हो पाती है। पर हॉस्टल की वजह से फ़ोन दूर हो गया, तो शुरू के 1 साल बहुत दिक्कत आई। शुरू के 1 साल में पढ़ता ही था, 11th मैंने बहुत मज़े किए हैं, हॉस्टल में बहुत मज़े किए, स्ट्रिक्टनेस होने के बावजूद भी। पर उसके बाद में जब थोड़ा दिमाग में से हिट हुआ कि यहाँ पे क्यों करने आए, क्या करने आए, तो फिर दोस्तों ने मोटिवेट किया और उसके बाद जब पढ़ाई चालू करी तो अपने आप सब चीज़ें भगवान ने साथ दिलवा दी। और हॉस्टल का एक बड़ा रोल तो ये होता है, जैसे आपको अगर आप घर पे अकेले पढ़ रहे हो तो आपको इतना मोटिवेशन नहीं आता पढ़ने का, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है। अगर एनवायरनमेंट आपका पढ़ने वाला है तो आप पढ़ोगे, ऑब्वियसली आप देखो कि ये भी पढ़ रहा है तो मुझे पढ़ना चाहिए, एज अ रोल ऑफ कॉम्पिटिशन। बट घर पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर पे अकेले रहकर पढ़ पाते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हॉस्टल ने मेरे को दी है, क्योंकि हम सब बच्चे साथ में रहते हैं, साथ में सेल्फ स्टडी, ज़्यादातर क्लासेज साथ में होती है, तो उसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। बिल्कुल, एनवायरनमेंट का बहुत इफ़ेक्ट जो है वो आपकी पर्सनालिटी पे भी पड़ता है और आपके रिजल्ट पे भी पड़ता है। और साथ में हमारे प्रिंस एडू हब को, पूरे एडू हब को ये कहा जाता है, मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। सो अलग अलग कल्चर जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। सो जैसा कि आपने कहा कि सबके कल्चर अलग अलग थे, तो जानने में मज़ा आता था और ये हमारे लिए टाइम पास का एक अच्छा जरिया था। सो कौन से कल्चर ने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? मेरे दोस्त ज़्यादातर MP साइड और झारखंड के 2-3 दोस्त थे। जी, वो कल्चर मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा, मतलब उनकी जो भाषा थी, जी, लैंग्वेज, वो थोड़ी अलग कुछ होती है। याद किया आपने उस भाषा में? बहुत चीज़ें याद करी है, जी, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? कैमरे पे बोलने लायक नहीं है वो। चलिए अगला सवाल हम शिवम से पूछते हैं। तो शिवम, अब आगे का क्या प्लान है, क्या सोचा आगे? आगे का ये सोचा है, सबसे पहले तो अच्छे से MBBS करनी है, उसके साथ मज़े भी करने हैं, उसके बाद PG करनी है, और उसके बाद एक अच्छा सा डॉक्टर बनना है और एक अच्छा सा अस्पताल खोलना है। अस्पताल खोलना है? बिल्कुल। क्या बात है। कहाँ से हो आप? मैं चौमू जयपुर। चोमू जयपुर से हो। वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हो आप? जी, मैं कार्डियो का बनना चाहता हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो? क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दिल का इलाज जो है वो आप करना चाहते हो। सो अगला सवाल मैं पंकज से पूछना चाहूँगी। पंकज, आप PCP की 3 क्वालिटीज़ बताओ। सबसे पहले तो मेरे को जो अच्छी लगी वो है कि यहाँ पे
स्टूडेंट्स को उनके लेवल के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाता, सभी को सेम इक्वली ट्रीट ट्रीट किया किया जाता है। जाता है। तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि जो पिछड़े हुए बच्चे हैं वो सोचते हैं कि मतलब जो टॉपर बच्चे हैं उनको तो आगे किया जा रहा है, जो पीछे है वो वैसे पीछे होते जा रहे हैं। जी। तो पहली तो ये अच्छी लगी। दूसरी, यहाँ पे हर लेवल के पेपर होते हैं, मतलब अगर नीट का पेपर ईजी आ गया तो भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी, और अगर हार्ड आ गया तो यहाँ पे उससे भी ज़्यादा हार्ड पेपर बनाए जा चुके हैं। ताकि ये जो नीट का पेपर है वो इजी लगे, इतना हाँ। टफ पेपर जो है वो यहाँ पे बनाए जाता है। और तीसरी बात जो सबसे खास है वो यहाँ का डिसिप्लिन। हर बच्चे को डिसिप्लिन में रहना होता है। सो अब आपसे पूछा जाए कि आप कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप क्या कहोगे? मैं ब्रेन का डॉक्टर हूँ। हाँ? ब्रेन का डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या बात है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड आई रियली विश कि आप बहुत अच्छी जगह जाएं, बहुत नामी डॉक्टर जो है वो आप बने और अपना भी, अपने परिवार का भी और अपने इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो रोशन करें। ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्कार।